हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शॉर्ट्स लर्निंग चैनल। आज का मेरा वीडियो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम समझेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे, रीपेमेंट के टाइम पे कंपनीज को क्या लीगल प्रोविजंस ध्यान रखने होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। सबसे पहले बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सबसे पहले कंपनी को एज ए डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना चाहिए और उसके बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट होता है लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी रीपेमेंट करती है, अपनी लाइबिलिटीज का पे करती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट होगा। उसके बाद यदि कोई भी अमाउंट बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। अब हम जब बात करते हैं रिडम्पशन की, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डाला है। पहले वो शेयर्स जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी को 10 to 15 ईयर्स के बाद या आफ्टर 5 ईयर्स के बाद उनका रिडम्पशन करना पड़ता है कंपलसरी, और उनको रीपेमेंट करना पड़ता है उनकी कैपिटल का। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज में हम कंपनीज को रखते हैं। वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है, जैसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो गई, डीएलएफ लिमिटेड हो गई। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको 10 to 15 ईयर्स लगते हैं या उससे ज़्यादा लगते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में, जैसे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है, वो जब प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है तो उनके पास ऑप्शन होता है उनका वो रिडम्पशन और रीपेमेंट आफ्टर 20 ईयर्स और बिफोर 30 ईयर्स कर सकती है। मगर जो दूसरी कैटेगरीज होती है कंपनीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील नहीं करती, ऐसी कंपनी को 20 ईयर्स के अंदर अंदर इश्यू के बाद रिडम्पशन करना कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब दूसरी कैटेगरी होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम पे रिडम्पशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिक्विडेशन के टाइम पे उसको रीपेमेंट करना पड़ता है। मगर अब कंपनीज एक्ट ने 2013 के अंदर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स को डिसअलाउ कर दिया, वो प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अब सबसे पहले देखते हैं, जब भी कंपनी रिडम्पशन करेगी प्रेफरेंस शेयर्स का, रीपेमेंट करेगी कैपिटल का, तो वो डील करती है अंडर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। जो प्रीवियस सेक्शन था वो था सेक्शन 80 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। सबसे पहली कंडीशन होती है जिसके बिना रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी का, नो सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। इसका मतलब है जब तक कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो जाती प्रेफरेंस शेयर्स की, सारा अमाउंट कलेक्ट नहीं कर लेती प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, जब तक रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल ही नहीं करा, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस यदि एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद रिसीव करेंगे, उसके बाद ही हम रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंपनी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल है। अब कंपनी को रिडम्पशन करना है, तो यहाँ पे अभी तक कंपनी ने 2 रुपीज कॉल नहीं करा है, फाइनल कॉल नहीं करा है, तो सबसे पहले फाइनल कॉल को कंपनी ड्यू करेगी और उसके बाद रिसीव करेगी। जब कोई भी इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू करती है तो इंस्टॉलमेंट को डेबिट करती है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर्स है 10,000 और कंपनी को कॉल करना है 2 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल, तो कंपनी के पास अमाउंट आएगा 20,000 का। एंट्री करेगी कंपनी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। तो फाइनल कॉल को ड्यू कर लिया इंस्टॉलमेंट को। अब कंपनी यदि रिसीव करती है अमाउंट को तो बैंक अकाउंट कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट कर देगी, एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। पहली कंडीशन होती है कि फुल्ली पेड अप और कॉल्ड अप अमाउंट होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स का। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप भी हो गए और पेड अप भी हो गए। अब यहाँ पे कंपनी रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जब भी हम रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का तो या तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट से करेंगे
या आउट ऑफ फ्रेश इशू से करेंगे। यदि हम आउट ऑफ प्रॉफिट से करते हैं तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी अपने पास रखती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट्स मींस प्रॉफिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब कौन कौन से ऐसे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं जिसको कंपनी यूज कर सकती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स में? सबसे पहले यूज कर सकती है कंपनी जनरल रिजर्व को, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस या सरप्लस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यदि डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस होता है, तो जिसको कंपनी यूज नहीं कर सकती, कंपनी केवल क्रेडिट बैलेंस को यूज करेगी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को कंपनी यूज कर सकती है, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको आप याद कर लेना कि जब भी हम आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडम्पशन करेंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर केवल इन्हीं अकाउंट्स को हमें कंसीडर करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। कौन कौन से रिजर्व्स को या कौन कौन से अकाउंट्स को हम कंसीडर नहीं करते आउट ऑफ प्रॉफिट्स में? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर फोरफीचर अकाउंट, यदि शेयर फोरफीचर यदि कंपनी ने कोई भी शेयर्स को कैंसिल करा है, फोरफिट करा है, तो शेयर फोरफीचर में कोई भी अमाउंट है तो उसको हम यूज नहीं करते आउट ऑफ प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुआ है, यानी कंपनी फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हुई है, तो कंपनी जब फर्म थी उस टाइम जो प्रॉफिट हुआ था उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसको कंपनी यूज नहीं करती आउट ऑफ प्रॉफिट्स में। कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकती। अब दो अकाउंट्स हैं, एक तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये अकाउंट्स को जब कंपनी यूज कर सकती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स में, जब यदि अपन को क्वेश्चन में ये चीज कह रखी है, तो अपन आउट ऑफ प्रॉफिट्स में इन रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं और इनको कंसीडर हम नहीं करते। अब नेक्स्ट आता ही है कंडीशन, इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यदि हमने रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स करा है, उस केस के अंदर अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 10 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, इसमें हम प्रीमियम अमाउंट कंसिडर नहीं करते। अब ये जो नॉमिनल कैपिटल है, यदि हम आउट ऑफ प्रॉफिट से इसका रिडम्पशन कर रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट अमाउंट हम रिजर्व्स में और प्रॉफिट से ले रहे हैं वो अमाउंट कहाँ जाएगा? एक नया रिजर्व अकाउंट हम खोलेंगे जिसको बोलेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसमें ये सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद हम रिडम्पशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हमें रिडम्पशन करना है 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का, जनरल रिजर्व में हमारे पास 7 लाख है और सरप्लस अकाउंट में है 5 लाख। अब सबसे पहले देखते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में रिडम्पशन करना है, सफिशिएंट अमाउंट है, जनरल रिजर्व से हमने ले लिया 7 लाख, 3 लाख बच गए, और सरप्लस अकाउंट से ले लिया 3 लाख। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करा आउट ऑफ प्रॉफिट्स का, पूरा 10 लाख का कर लिया। अब ये जो अमाउंट हमने रिजर्व्स और प्रॉफिट से लिया है, नॉमिनल कैपिटल का अमाउंट, ये हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जब बात करते हैं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और जनरल रिजर्व और सरप्लस अकाउंट दोनों लायबिलिटीज के ही पार्ट होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। तो इनका क्रेडिट बैलेंस है, इससे अमाउंट निकालेंगे तो इनको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व से 7 लाख निकाला, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7 लाख, सरप्लस अकाउंट से हमने 3 लाख रुपीज निकाला, सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख, और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा? एक नया अकाउंट बनाएंगे हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जहां पे पूरा 10 लाख रुपीज चला गया। तो आउट ऑफ प्रॉफिट से जब भी हमें रिडम्पशन करना है, तो रिजर्व से जितना भी अमाउंट हम एडजस्ट करेंगे वो CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है प्रीमियम एडजस्टमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है, मान लीजिए हमें 10 लाख रुपीज का रिडम्पशन करना है और कंपनी 10% प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडम्पशन कर रही है। इसका मतलब है कंपनी 1 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। अब ये जो 1 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा पेमेंट है प्रीमियम का, अब इसको अपन एडजस्ट किससे कर सकते हैं? सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट से, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट्स में यदि कोई रिजर्व है तो हम 1 लाख रुपीज उससे एडजस्ट करेंगे और उसके बाद रिडम्पशन कर देंगे प्रीमियम पे। यदि आउट ऑफ प्रॉफिट्स में या रिजर्व्स में हमारे पास कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी यूज में ले सकते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एडजस्टमेंट हम पहली प्रेफरेंस होगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स,
और सेकंड प्रेफरेंस होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम बात करते हैं, जब भी हम रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो 4 मेथड से हम रिडम्पशन कर सकते हैं। पहला मेथड होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स का, जो हमने डिस्कस कर लिया आउट ऑफ प्रॉफिट्स में कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट से यदि हमने रिडम्पशन करा तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स में जितना भी अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं वो सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। आउट ऑफ फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं है, उस केस में कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, अमाउंट कलेक्ट करती है शेयर होल्डर से और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कर देती है, रीपेमेंट कर देती है। थर्ड कैटेगरी होती है पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू। इसका मतलब है यदि जितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उतना तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट कर देंगे और बाकी अमाउंट हम इक्विटी शेयर इशू करके लेके आ जाएंगे। लास्ट मेथड होता है कन्वर्जन। इसका मतलब है जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रेफरेंस शेयर्स को हमने कन्वर्ट करके उनको इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कोई भी नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उसमें हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि आपको मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।